वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज हमारी पटवारी की एग्जाम के लिए सेकंड क्लास होने वाली है और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जब कॉर्निया स्वच्छ मंडल गोलाकार नहीं होता है तो इस प्रकार के नेत्र में दृष्टि का दोष होता है। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष, एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता या कैटरेक्ट मोतियाबिंद। तो अगर हम मायोपिया की बात करते हैं तो मायोपिया में क्या होगा, हमें निकट की जो वस्तु होती है, दूर और निकट, निकट में हमें निकट की वस्तुएं क्लियर दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं हमें धुंधली दिखाई देगी। इसके अलावा इसका उपचार होता है अवतल लेंस। इसी प्रकार दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, हमें दूर की वस्तुएं क्लियर दिखाई देगी और जो निकट की वस्तुएं हैं वो धुंधली दिखाई देती है। इसका उपचार होता है उत्तल लेंस। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें एस्टिग्मेटिज्म या अबिंदुकता, तो इसे हम कहते हैं दृष्टि वैषम्य। और इसमें क्या होगा, जब कॉर्निया स्वच्छ मंडल गोलाकार नहीं होता तो इस प्रकार का दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इसका उपचार भी पूछा जाता है, तो इसमें हम यूज करते हैं बेलनाकार लेंस। इसके बाद है नेक्स्ट मोतियाबिंद। इसमें होता है लेंस के सामने धुंधलापन आना और इसका उपचार होता है या तो उस धुंधलेपन को साफ किया जाता है या फिर कृत्रिम लेंस लगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा अगर हम देखें मानव नेत्र का आकार, तो इसका व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर और नेत्र का निकट बिंदु होता है, नेत्र का निकट बिंदु होगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके बनाता है केवल लवण, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जल, केवल लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, केवल लवण, एथेन और जल, केवल लवण और जल। तो एथेनोइक एसिड, इसका फॉर्मूला होगा CH3COOH। इसके बाद इसमें पूछा है कार्बोनेटों के साथ क्रिया। तो कार्बोनेट होते हैं H2CO3 या CO3 2-। तो अगर हम इसमें ऐड करते हैं Na2CO3, कोई कार्बोनेट हमने ऐड किया, तो अब हमें देखना है कि इसमें कौन सी अभिक्रिया प्राप्त होगी। तो इससे हमें प्राप्त होगा CH3CONA। इसके अलावा फिर है H2O और CO2। तो इससे हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और लवण। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। ये है सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का वह गुण जो लंबी श्रृंखलाएं बनाने के लिए उत्तरदायी है कहलाता है कैटिनेशन, श्रृंखला, ऊर्ध्वपातन, कार्बोनेशन, हाइड्रोजनीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैटिनेशन या श्रृंखला। इसमें कार्बन का वह गुण होता है जो लंबी श्रृंखलाएं बनाता है। अगर हम ऊर्ध्वपातन की बात करें तो इसके एग्जाम्पल होते हैं ड्राई आइस,
CO2। इसके अलावा कपूर, आयोडीन क्रिस्टल, नेफ्थलीन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है कार्बोनेशन। अब कार्बोनेशन में क्या होगा, कोई लिक्विड पदार्थ जो हम लेते हैं उसमें CO2 का घुलना, CO2 का घुलना कहलाता है कार्बोनेशन। इससे क्या होगा, ये कार्बोनेट में चेंज हो जाते हैं, जिससे ये कार्बोनेटेड हो जाते हैं, जैसे कि सोडा। हमने लिक्विड में क्या मिलाया, सोडा। लिक्विड में हमने मिलाया CO2, तो इससे क्या प्राप्त हुआ हमें, सोडा। ये होता है कार्बोनेशन का एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट है हाइड्रोजनीकरण। तो इसका एग्जाम्पल है वनस्पति घी से वनस्पति तेल बनना, वनस्पति तेल का बनना, और इसमें उत्प्रेरक होगा निकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मां से दूध में कौन सा एंटीबॉडी प्रतिरक्षी अधिकता में पाया जाता है, IgA, IgD, IgG या IgM। तो एंटीबॉडी क्या होती है, ये एक तरीके से होती है प्रोटीन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम IgA की बात करते हैं तो ये होता है मिल्क में पाया जाएगा, जिसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉम। माँ के दूध में, तो इसमें पूछा है माँ के दूध में कौन सी एंटीबॉडी अधिकता में पाई जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हम IgD, IgG और IgM की बात करते हैं, IgD को हम कहते हैं सरफेस एंटीबॉडी। इसके अलावा ये पाई जाती है बीटा लिम्फोसाइट की सतह पर। बीटा लिम्फोसाइट नेक्स्ट है IgG, जो कि होती है सबसे छोटी व हल्की। इसके अलावा IgG उपस्थित होती है माँ के गर्भ में प्लेसेंटा या अपरा द्वारा प्रदान की जाने वाली, माँ के गर्भ में प्लेसेंटा अपरा, जिसे नाल भी कहते हैं, द्वारा प्रदान की जाने वाली एंटीबॉडी। इसके बाद थर्ड है IgM, जो कि सबसे बड़ी और भारी होती है। और ये रोगाणुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाली है। इसके अलावा एक और है IgE, जो कि एलर्जी के समय स्राव होती है, एलर्जी के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची मिलान करना है। पेलाग्रा, बेरीबेरी, स्कर्वी, राइबोफ्लेविनोसिस, स्मृति में क्षय, पेशियों में नसों की दुर्बलता, जीभ व त्वचा पर शुष्क शल्कों का दिखाई देना, मसूड़ों से रक्तस्राव। तो मसूड़ों से रक्तस्राव हो गया स्कर्वी, विटामिन C की कमी से होता है। इसके अलावा पेलाग्रा में क्या होगा, जीभ व त्वचा पर शुष्क शल्क दिखाई देना, C।
बेरी बेरी में होगा पेशियों और नसों की दुर्बलता, ऑप्शन नंबर बी। और राइबो फ्लेवोनिसोसिस में क्या होगा? फर्स्ट, स्मृति में क्षय या कमी। तो इसका आंसर हुआ थर्ड, सेकंड, फोर्थ एंड फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजेनस बेस क्षारक डीएनए का घटक नहीं है? तो डीएनए में होता है ए, टी, जी, सी, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो इसमें नहीं होगा यूरेसिल, ये होता है आरएनए में। इसके अलावा ये जुड़े होते हैं हाइड्रोजनी बॉन्ड से, ए डबल हाइड्रोजनी बॉन्ड और टी, और जी सी से जुड़ा होता है ट्रिपल हाइड्रोजनी बॉन्ड से, ये होते हैं हाइड्रोजन बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोडीकरण, धातु सतह को पेंट करना है, धातु की सतह पर मोटी ऑक्साइड की परत निर्मित करना है, धातु पर जिंक की परत निक्षेपित करना है, या धातु तरल पर तेल लगाना। इसमें बोला है एनोडीकरण। तो धातु की सतह पर पेंट करना या ग्रीस करना, ये संक्षारण के उपाय हैं सारे, ये सारे उपाय हैं संक्षारण के। इसके अलावा इसमें दो चीज और दी हुई है एनोडीकरण के बारे में। फर्स्ट, इसमें दी है धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत निर्मित करना, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ये वायु के संपर्क में जब धातु मोटी ऑक्साइड की परत निर्मित करती है उसे हम कहते हैं एनोडीकरण। इसके अलावा धातु सतह पर जिंक की परत निक्षेपित करना, ये होता है यशद लेपन, यशद लेपन। इसके अलावा इसको कहते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। और नेक्स्ट है धातु परत पर तेल लगाना, तो ये भी एक तरीके से संक्षारण का ही उपाय है, तेल या ग्रीस लगाकर। इसके अलावा अगर हम इसके अन्य उपाय देखें संक्षारण के, तो इसमें होता है मिश्र धातु बनाकर यूज करना धातुओं को, मिश्र धातुओं के रूप में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसके अलावा विद्युत रक्षण, ये सारे इसके उपाय में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के आधिक्य की मौजूदगी में सल्फाइड अयस्कों को गर्म करने की क्रिया कहलाती है? निस्तापन, कैल्सिनेशन, भर्जन रोस्टिंग, अपचयन या वैद्युत अपघट्य। तो वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्कों को गर्म करने की प्रक्रिया होती है रोस्टिंग या भर्जन, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा निस्तापन या कैल्सिनेशन में क्या होता है? वायु की अनुपस्थिति में धातु अयस्क को गर्म करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है। इसके अलावा अपचयन में क्या होगा? पदार्थों में इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन का लाभ होना, इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन का लाभ होना अपचयन कहलाएगा। इसके अलावा ऑक्सीजन का नुकसान होना। नेक्स्ट है वैद्युत अपघटन, ये होता है जल में NaCl, जैसे कि NaCl अगर हम लेते हैं तो ये विखंडित होता है 2Na प्लस और 2Cl-, ये होता है इसका वैद्युत अपघटन। इसके अलावा अगर हम जल का एग्जांपल लेते हैं H2O, H प्लस, एक सेकंड,
ये होगा H2O, H2 प्लस O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है Na2SO4 प्लस BaCl2 इजिकल्स टू होता है BaSO4 प्लस 2NaCl। इसमें पूछा है कौन सा अवक्षेप है। तो अगर हम ये रिएक्शन देखते हैं तो इसमें अवक्षेप होगा BaSO4, ऑप्शन नंबर बी। ये होगा बेरियम सल्फेट। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा, तो ये होगा सफेद रंग का अवक्षेप। ठीक है। इसके अलावा Na2SO4 ये होता है सोडियम सल्फेट। BaCl2 बेरियम क्लोराइड। और इसके अलावा जो BaSO4 है बेरियम सल्फेट, ये सफेद तो होगा ही, साथ में ये अघुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है ऑक्सीकरण, अपघटन, अपचायक या ऑक्सीकारक। इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन खोने वाली स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन की हानि। तो अभी हमने देखा है इलेक्ट्रॉन की हानि क्या होगी, ऑक्सीकरण। एक सेकेंड। तो ये हो गया और नेक्स्ट है अपघटन। अपघटन में होगा इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर है अपचायक और ऑक्सीकारक। अब अपचायक होते हैं इलेक्ट्रॉन खोने वाली स्पीसीज, ऑप्शन नंबर सी। और ऑक्सीकरण का होगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली स्पीसीज। अब इसमें है ऑक्सीकरण, अपघटन, अपचायक और ऑक्सीकारक। अब इनमें क्या डिफरेंस है। जो अपचायक होता है उसका स्वयं का क्या होता है, ऑक्सीकरण। अपचायक वो होता है जिसका स्वयं का ऑक्सीकरण होगा। इसके अलावा ऑक्सीकारक क्या होगा, जिसका स्वयं का अपचयन होगा। तो इसमें आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में ओपियोइड्स हमारे में मौजूद विशिष्ट ओपियोइड्स ग्रंथि रिसेप्टर्स से बन जाते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जठरांत्र पथ, श्वसन नली, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं जठरांत्र पथ दोनों। जठरांत्र पथ क्या होते हैं। ये ऐसा मार्ग होता है जिसमें जो भोजन है वो शरीर के अंदर और बाहर जाता है। एक सेकेंड। जठरांत्र पथ वह मार्ग है जिसमें भोजन मुंह से गुजरता हुआ शरीर में जाता है और इसके अलावा शरीर से बाहर निकलता है। अब ये कहाँ कहाँ पर होगा, जैसे कि मुंह में है, ग्रास नली में है, इसके अलावा बड़ी आंत, छोटी आंत और गुदा। और इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
इसके अलावा ओपियोइड्स क्या होते हैं? ये होते हैं ओवरडोज एक तरीके से। ओवरडोज या हम इसे कह सकते हैं जैसे कि कोई दर्द निवारक दवा है, दर्द निवारक दवा की अधिकतम मात्रा, ये क्या करती है, हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है, मस्तिष्क को प्रभावित, और ये कुछ कुछ श्वास नली को भी प्रभावित करती है। लेकिन इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कुछ धातुएं जल में डूब जाती है क्योंकि उनका घनत्व जल से अधिक है, उनका घनत्व जल से कम होता है, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल जल से कम होता है, उनका द्रव्यमान जल से अधिक होता है। तो बस धातुएं जल में डूबती है क्योंकि उनका घनत्व जल से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। जबकि अगर उनका घनत्व जल से कम होगा तो वे वस्तुएं तैरती हैं, और घनत्व का फॉर्मूला होता है D इज टू एम अपॉन वी, जहां पर m द्रव्यमान है और v आयतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है। कॉपर जिंक, कॉपर टिन, टीन लेड और लोहा निकल। ये होती है कॉपर और जिंक की, जिसमें इनका परसेंट होता है 67 और 33। इसके अलावा अगर हम देखें टिन और लेड, इससे बना होता है सोल्डर धातु, सोल्डर या टांका धातु, और इनका परसेंट होता है 60 और 40, 60% और 40%। फिर है कॉपर और टिन, इससे बनता है ब्रॉन्ज या कांसा, और इनका परसेंट है 88% कॉपर का, और टिन का परसेंट है 19%। लोहा और निकल से बनता है कॉपर निकल, इस कोयले में अधिकतम मात्रा में कार्बन पाया जाता है? लिग्नाइट, पीट, बिटुमिस, एंथ्रेसाइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंथ्रेसाइट। जबकि अगर सबसे कम पूछा जाए तो वो होता है पीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर की वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद यदि रेटिना के सामने एक बिंदु पर अभिसारित होता है तो इस प्रकार के नेत्र दोष को कहा जाता है? दूर की वस्तु से आने वाला प्रकाश अगर नेत्र में अपवर्तन के पश्चात रेटिना के सामने, मतलब रेटिना से पहले ही यहाँ पर अभिसारित हो रहा है ये, तो इसे हम क्या कहेंगे? मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टिता या अबिंदुकता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, जिसमें क्या होता है, निकट की जो वस्तुएं हैं वो हमें साफ दिखाई देंगी और दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। और इसका उपचार है अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष का उपचार है कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। और इसमें क्या होगा, दूर की वस्तुएं क्लियर दिखाई देंगी और जो पास की वस्तुएं हैं वो धुंधली दिखाई देती हैं। फिर है जरा दूर दृष्टिता, इसे हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। और इसका उपचार है द्विफोकसीय लेंस, जो कि उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। फिर है अबिंदुकता, इसे कहते हैं दृष्टि वैषम्य।
और इसमें उपयोग आता है बेलनाकार लेंस उपचार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जो मानव जाति के सुधार से संबंधित है और मेंडल के नियमों पर आधारित। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आनुवांशिकी या जेनेटिक्स, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा ये जो तीनों चीजें हैं, एंथ्रोपोलॉजी, यूजेनिक्स और माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं सूक्ष्म जैविकी का, और एंथ्रोपोलॉजी और यूजेनिक्स में हम करते हैं आनुवांशिकी का ही अध्ययन या मानव की संरचना का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है जबकि रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है। यूनिवर्सल डोनर बताना है हमें। तो इसमें आता है ग्रहण करने के लिए AB+ और सभी को दे सकता है वो होगा O-। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर दी गई अभिक्रिया में कौन सा यौगिक स्व उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। CH3COO प्लस H2O और इससे बनता है CH3COOH C2H5OH। C2H5OH एथेनॉल है, ठीक है। CH3COOH एसिटिक एसिड है, CH3COO C2H5 है एथिल एसीटेट। अब इसमें पूछा है स्व उत्प्रेरक, तो इसमें स्व उत्प्रेरक होगा वाटर H2O, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। अब इसमें पूछा है कौन ऑक्सीकृत हो रहा है। जिंक, ZnSO4, CuSO4। तो इसमें ऑक्सीकृत हो रहा है जिंक। यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अंक है 0 और यहाँ हो गया Zn+2, ठीक है। इसके अलावा अगर हम CuSO4 की बात करते हैं तो ये होगा अपचयन इसमें, यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अंक है 0 और यहाँ पर है +2। इसमें पूछा है कौन ऑक्सीकृत हो रहा है, तो जिंक, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये अभिक्रिया कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया है और रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है, ब्यूना एन, कैप्रोलैक्टम, नियोप्रीन या आइसोप्रीन। एक तो प्राकृतिक रबर हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये हमें प्राप्त होता है हेविया ब्रासिलियंसिस वृक्ष से। हेविया ब्रासिलियंसिस वृक्ष से प्राप्त होगा। और इसमें पूछे है प्राकृतिक रबर, तो इसका होता है बहुलक आइसोप्रीन, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा ब्यूना एन से हमें प्राप्त होता है नाइट्राइल रबर। कैप्रोलैक्टम से प्राप्त होता है, ये यूज आता है नाइलॉन 66 के उत्पादन में। नाइलॉन 66 के उत्पादन में। फिर है नियोप्रिन, नियोप्रिन से बनता है सिंथेटिक रबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है? चूने में जल डालने पर बुझे चूने का निर्माण, प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन। नेक्स्ट है, पूछा है इसमें नहीं है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, चूने में जल डालने पर बुझे चूने का निर्माण, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा? ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्मा का उत्सर्जन, ठीक है। और ऊष्मा शोषी में क्या होगा? ऊष्मा ग्रहण, वो होगा ऊष्मा शोषी। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, चूने में जल डालने पर बुझे चूने का निर्माण। तो इसका रिएक्शन हम करते हैं फर्स्ट का। एक सेकंड। तो फर्स्ट है, चूने में जल डालने पर बुझे चूने का निर्माण। अब इसका रिएक्शन होगा, इसमें बोला है चूने में, यानी कि बिना बुझा हुआ हमें चूना लेना है। तो ये होता है CaO, बिना बुझा हुआ चूना। इसमें हमें जल H2O, तो इससे क्या प्राप्त होगा? CaOH2, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें क्या निकलेगी? ऊष्मा। तो फर्स्ट इसमें है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है, तो ये तो करेक्ट हो गया, यानी कि ये क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें क्या प्राप्त हो रही है हमें? ऊष्मा। नेक्स्ट है श्वसन। श्वसन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें क्या होगा? C6H12O6 प्लस 6O2, और इससे हमें प्राप्त होगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, जो कि ऊष्मा का एक रूप है। तो इसमें भी हमें ऊष्मा प्राप्त होगी, तो ये हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस का दहन। तो हम प्राकृतिक गैस का कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने लिया CH4 मैथेन प्लस H2O, इससे हमें प्राप्त होगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा। तो ये भी क्या हो गई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके अलावा अगर हम श्वसन की बात करते हैं, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अलावा इसमें और कौन सी अभिक्रिया होगी, ये भी पूछा जाता है। तो ये होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड व CO2 का अपघटन। CO2 में अपघटन आएगा इसमें। अब इसका रिएक्शन करवाते हैं हम। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब हो गया CaO और CO2, तो ये हो गया CaCO3 CaO प्लस CO2।
अब इसमें क्या होगा, जब CaCO3 CaO CO2 में कैसे विभाजित होगा, इसमें हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। मतलब ये क्या कर रहा है, ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, ऊष्मा ग्रहण। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी जो ऊष्मा ग्रहण करती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और इसमें आवश्यकता होती है ऊर्जा की। तो इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसके अलावा अगर हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के अन्य एग्जाम्पल्स देखें तो इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इसे हम करेंगे गर्म। इसका मतलब क्या हुआ, गर्म कर रहे हैं तो इसमें ऊष्मा की मात्रा इसको ग्रहण करनी पड़ेगी, तो ये विभक्त होगा NH4+ और Cl- में। इसके अलावा जैसे कि बर्फ है, बर्फ का जल में पिघलना, ये भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इसके अलावा जल का वाष्प में बदलना, ये भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण, ये भी इसका एग्जाम्पल है, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लास अच्छी लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर क्लास।